दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इसका एक पार्ट पहले ही अपलोड हो चुका है हमारे चैनल पे। अगर आपको वो देखना हो तो उसमें हमने सेल का जो बेसिक नॉलेज होता है उसको वहाँ पर आपको दिया है पार्ट 1 के अंदर, और ये पार्ट 2 में हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल करने जा रहे हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो मेनली जो सेल का स्ट्रक्चर है वो 3 एसेंशियल पार्ट्स पे डिवाइड किया जाता है। एक हमारा होता है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म और तीसरा न्यूक्लियस। यहाँ पर आपको डायग्राम भी दिया होगा, एक डायग्राम भी दिया है जिसमें आपको सेल का स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस साइड में एनिमल सेल और इधर प्लांट सेल दिया हुआ है। तो एनिमल सेल में अगर आप देखोगे तो आपको जो ये ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये उसके बिल्कुल सेल के बाहर प्रेजेंट होता है एनिमल में। और इसके अंदर जो आपको जेली लाइक सब्सटेंस दिख रहा है, इन ऑर्गेनील जो हैं इनको हटा दीजिए। उसके बाद आपको जेली कलर का, ब्लू हल्का कलर का सब्सटेंस जो दिख रहा है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और आपको सर्कल में जो दिख रहा है इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। अभी इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी था कि ये प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आपको जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो है आपको इसको, ये सर्कल से आपको दिख रहा है, इसको न्यूक्लियस कहा जाता है। और जो भी आपका न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच वाला जो पोर्शन होता है, पार्ट होता है, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि ऑर्गन और ऑर्गेनेल्स में क्या डिफरेंस है। तो ऑर्गन क्या होता है, हमारे बॉडी के पार्ट होते हैं, जैसे कि हमारा किडनी हो गया, हार्ट हो गया, ये बॉडी के पार्ट है। लेकिन ऑर्गेनेल्स क्या होता है, ये आपके सेल के पार्ट होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, तो ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब आपका प्रेजेंट है। इसको आप लोग ऑर्गन नहीं ऑर्गेनली बुलाओगे, बिकॉज ये जो है ये सेल के पार्ट हैं। अगर जो हमारा बॉडी का पार्ट है उसको हम ऑर्गन बुलाते हैं, लेकिन जो सेल के अंदर जो पार्ट आते हैं उनको ऑर्गेनली बुलाते हैं। और जब ये बहुत सारे होंगे तब ऑर्गेनेल्स भी बुलाते हैं इनको। अब आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में बात करेंगे। सेल मेम्ब्रेन ये वही है जो मैंने आपको ब्लैक कलर का आउटर में बताया था, ये आउटर मोस्ट सेल के प्रेजेंट होता है। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में पहले बात करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन हमारा लिविंग होता है। ये आपका दोनों एनिमल सेल और प्लांट सेल, ये दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर ये किससे कंपोज होता है इसकी बात करें तो ये लाइपोप्रोटीन्स होते हैं। ये एक तरीके के प्रोटीन्स होते हैं, ये इनसे कंपोज होता है आपका सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो है इसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और इसका दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये सेल मेम्ब्रेन बनी हुई किससे होती है, कंपोज किससे होती है, तो वो लाइपोप्रोटीन से बनी हुई होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। और ये एक तरीके से फ्रीली परमिएबल होती है। फ्रीली परमिएबल ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये केवल कुछ सर्टेन सब्सटेंस है जिनको एंट्री प्रोवाइड करती है। मतलब ये सबको एंट्री नहीं देगी, तुम भी आ जाओ। जैसे कि हमारे ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। अब लेट सपोज हमारे दो सब्सटेंस हैं, अब एक को ये एंट्री प्रोवाइड करेगी, मतलब जिसका जो एंट्री लेने के काबिल होगा, जिसका काम होगा, उसको एंट्री दे देगी। बट जो खाली होगा उसको एंट्री नहीं देगी। मतलब इसके किसी भी सब्सटेंस को अगर सेल के अंदर एंटर करना है तो उसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से परमिशन लेनी पड़ती है। और वहीं पर अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल भी बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा होता है। उसमें भी बस थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। जहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका एनिमल और प्लांट दोनों में प्रेजेंट होता है, वहीं अगर हम लोग उसका सेल वॉल की बात करें, आपका जो सेल वॉल है वो केवल और केवल प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। ये सेल वॉल थोड़ा रिजिड टाइप का होता है। आपको जैसे कि यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए आप केवल आपको एक ही लाइन दिख रही होगी, एक बाउंड्री केवल दिख रही है। बट अगर आप यहाँ पर आते हो, ये प्लांट का सेल है, तो इसके अंदर आपको दो लाइन दिख रही होगी, दो बाउंड्री दिख रही होंगी। तो एक जो सबसे बाहर वाला होता है वो होता है हमारा सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर आता है सेल मेम्ब्रेन। ये प्लांट में केवल प्रेजेंट होता है। अगर सेल वॉल कोई पूछे कि प्लांट सेल में ऐसा क्या डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल में, तो आप बता सकते हो एक कॉमन सा डिफरेंस कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो तो दोनों प्रेजेंट होता है, बट सेल वॉल केवल और केवल प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और अगर कोई आपसे सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में डिफरेंस पूछता है तो आप उसको बता सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन लिविंग होता है, बट जो आपका सेल वॉल होता है वो नॉन लिविंग होता है। ये छोटा सा डिफरेंस था। अब इसके बारे में और डीप में पढ़ते हैं। तो सेल वॉल क्या होता है, मैंने बताया आपको नॉन लिविंग होता है, ये केवल प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर बाकी नॉलेज की बात करें तो जो हमारा सेल वॉल होता है वो बना हुआ किससे होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन से बना हुआ है। तो सेल जो होता है हमारा प्लांट का सेल होता है सेल वॉल, तो वो किससे बना होता है, सेलुलोज से। सेलुलोज एक तरीके के सब्सटेंस होते हैं जो कि प्लाज्मा जो सेल वॉल है उसको बनाते हैं। अब यहाँ पर हमने बात की थी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है सेमी परमिएबल, वो केवल कुछ ही सब्सटेंस को एंट्री देता है। बट जो हमारा सेल वॉल होता है वो इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। वो हर एक सब्सटेंस को एंट्री दे देता है बिना कुछ भी नहीं पूछता, और सबको एंट्री दे देता है, सबको एंट्री प्रोवाइड कर देता है।
तो यहाँ पर हमने जो सेल था उसका एक पार्ट डाला है, सेल मेम्ब्रेन, उसके जो 3 एसेंशियल पार्ट थे उसका हमने एक पार्ट को पूरा कर दिया है। अब हमको साइटोप्लाज्म और जो है हमारा लास्ट में बिल्कुल न्यूक्लियस बचेगा, तो उन दोनों के बारे में पढ़ना है। तो चलिए अब साइटोप्लाज्म के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। तो साइटोप्लाज्म जैसे कि मैंने बताया था आपका, इसको न्यूक्लियस कहते हैं और ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में का जितना भी पोर्शन है, जितना भी पार्ट है, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। अगर हम लोग साइटोप्लाज्म की और डीप में स्टडी करें तो हम इसकी ये होता है, ये सेमी लिक्विड टाइप का सब्सटेंस होता है जो कि प्रेजेंट हो रहा होता है इसके बीच में। आपको ये डॉट डॉट सा दिख भी रहा होगा। तो ये जो होता है जेली सेमी लाइक जेली कलर का सब्सटेंस होता है, जेली सेमी लिक्विड होता है ये। और ये जो होता है अपना सेल का ज़्यादातर पार्ट जो होता है साइटोप्लाज्म कवर करता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, अपना न्यूक्लियस तो छोटा सा हो गया, सेल मेम्ब्रेन भाई तो बाहर, उसको कोई मतलब ही नहीं है घर के अंदर क्या हो रहा है। और जो हमारा साइटोप्लाज्म है उसी ने पूरी सेल को घेर के रखा है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म जो है सेल का सबसे ज़्यादा जो स्पेस है वो सेल के अंदर कवर करता है। और अगर इसकी और बात करें साइटोप्लाज्म के बारे में और स्टडी करें तो ये जो होता है ये केवल और केवल कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। इसके पार्ट 1 में मैंने बताया था कि रॉबर्ट हुक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इन्वेंशन किया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का उन्होंने। और जो आज के हमारे माइक्रोस्कोप है वो उन्हीं के मॉडल पे बेस्ड है, पूरे उन्हीं के मॉडल पे बेस्ड है, बस उसमें कुछ मॉडिफाई करके उन्हें और एडवांस किया गया है। तो उसी तरीके से जो हमारा साइटोप्लाज्म है इसको केवल और केवल आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे ही देख सकते हो, सिंपल माइक्रोस्कोप से आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। आप जैसे कि मैंने कहा आपसे कि ये सबसे बड़ा होता है, मतलब सबसे ज़्यादा स्पेस ये पूरे सेल के अंदर लेता है। तो जब ये सबसे ज़्यादा सेल लेगा तो सबसे ज़्यादा रिएक्शन जो होंगे वो भी इसी के अंदर होंगे। रिएक्शन जो होगा वो सबसे ज़्यादा इसी के अंदर तो होगा क्योंकि इसके पास जो है स्पेस ज़्यादा है। और ये जो होता है आपका जो लिविंग साइटोप्लाज्म होगा, आपका लिविंग जैसे कि आपका लिविंग जो साइटोप्लाज्म होगा, जब आप उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तब आपको वो हमेशा मूविंग पोजीशन में दिखेगा। अगर वो आपको मूविंग पोजीशन में दिखता है तो आप कह सकते हो, तो आप उसको लिविंग साइटोप्लाज्म बुलाओगे। अब जितने भी ऑर्गेनेली होते हैं सेल के अंदर, ऑर्गेनेल्स होते हैं वो ज़्यादातर साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो चलिए अब एक एक करके जो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अगर हम लोग बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तो आपको ऑरेंज कलर, ऑरेंज टाइप के, ये ऑरेंज नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया है, आपको ऑरेंज टाइप में आपको ये दिख रहा होगा, इसी को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसके अगर शेप की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया एक आपका स्फेरिकल होता है, या ये रॉड शेप दिखा है, रॉड शेप का भी हो सकता है। ये रॉड शेप बॉडी होता है पूरा माइटोकॉन्ड्रिया एक तरीके से। और क्या होता है इसके अंदर आपको डबल मेम्ब्रेन मतलब डबल पैक्ड आपको एक बैग जैसा दिख जाएगा आपको इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करें तो इसके अंदर जैसे कि आप ये एक साइट है जहाँ पर रिस्पिरेशन ऑकर होता है। और ये क्या करता है, ये आप इसको पावर हाउस भी बोलते हो सेल का। अब पावर हाउस क्यों बोलते हैं, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो होता क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पर अपना रिस्पिरेशन जो होता है वहाँ पर प्लेस लेता है, जिससे एनर्जी है वो रिलीज़ होती है। अब एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो क्या करता है, ये एनर्जी को स्टोर कर लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर कर लेता है एनर्जी को। और आप एक ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर नहीं करता है, ATP की फॉर्म में स्टोर करता है, इसकी ATP की फॉर्म में स्टोर करता है। ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और इसको इस वजह से ये जो एनर्जी है उसको अपने अंदर स्टोर करता है, और तो इसी वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। अब इसका एक शॉर्ट में इसका फंक्शन समझ लेते हैं। अगर एग्जाम में आया तो अगर आपको ये पूछा गया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आप बता सकते हो कि वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर आपसे इसके स्ट्रक्चर और शेप के बारे में पूछा गया तो आप एग्जाम में लिख सकते हो कि स्फेरिकल या रॉड शेप का होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत ज़्यादा छोटा होता है, और एक डबल बॉल्ड इसके अंदर होता है, उनसे डबल बॉल्ड बैग की तरह इसके अंदर प्रेजेंट होती है। और ये अगर आपसे पूछा है कि इसका फंक्शन क्या होता है तो आप लिख सकते हो कि जो ये एक साइट है जहाँ पे रिस्पिरेशन अकर होता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो ये क्या करता है, उसी एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और किसकी फॉर्म में, ATP की फॉर्म में। इस वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। आई होप कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया का जो आपका डाउट थे जितने भी वो सब क्लियर हो गए होंगे। मैं फिर से बता देता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया आपको जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है ये ऑर्गेनेली, इसी को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये आपको यहाँ पर दिख रहा है और ये रहा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसको हम लोग ER से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, एक आपका स्मूथ और एक रफ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ बनाती है और दूसरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है,
हम रफ कब कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को? जब उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। जो राइबोसोम्स के प्रेजेंट होंगे तो हम लोग उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बुलाएंगे, और अगर वो नहीं प्रेजेंट है तो उनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बुलाएंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। बट अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो सबसे पहले मैं राइबोसोम्स क्या होता है उसके बारे में बात करता हूँ, क्योंकि मैं राइबोसोम्स बोल रहा हूँ, आपके लिए एक नया वर्ड है, टर्म है, तो आप इसको समझ नहीं पा रहे होगे। तो चलिए पहले राइबोसोम्स के बारे में बात कर लेते हैं कि राइबोसोम्स होते क्या हैं। तो राइबोसोम्स हम कह सकते हैं ये प्रोटीन्स एक तरीके के होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं सेल के अंदर। राइबोसोम्स एक तरीके के, अभी आप मान लो कि ये एक तरीके के प्रोटीन होते हैं राइबोसोम्स, ठीक है। अब चलिए वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर हम लोग जो ये प्रेजेंट कहाँ होता है इसकी बात करें तो जहाँ आप देख सकते हो ये आपका न्यूक्लियस हो गया, और इसके आगे आपको जो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना 1, 2 और 3, ये जो 3 स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं हल्के ब्लू कलर में, तो ये जो है आपकी यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब इसमें ये वाला जो है ये है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट ये जो दोनों हैं ये जो है आपके ये हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप कंफ्यूज होंगे मैंने इन दोनों को रफ क्यों कहा, इन दोनों को स्मूथ क्यों कहा और इसको रफ क्यों कहा। तो इसका एक कॉमन सा रीज़न है, सिंपल सा बहुत रीज़न है, क्योंकि जो ये वाला हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर क्या राइबोसोम्स मींस जो प्रोटीन है वो प्रेजेंट है। आपको यहाँ डॉट डॉट भी दिख रहा होगा, आप अपनी बुक में भी देख सकते हो और अच्छे से विजिबल होगा आपको ये वाला डायग्राम। आपको यहाँ पर डॉट डॉट दिख रहा है, तो ये डॉट डॉट क्या है, ये राइबोसोम्स है, वही प्रोटीन्स जिसके ऊपर प्रेजेंट है उसको रफ बना देते हैं और नहीं होते हैं उसको स्मूथ रहने देते हैं। तो इसके ऊपर प्रेजेंट है इस वजह से रफ हो गया और ये दोनों स्मूथ हो गए। लोकेशन की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट होते हैं। ये हमारा अगर इसको आपको लिखना हो एग्जाम के अंदर तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लोकेशन है, ये आउटर एंड से सेल मेम्ब्रेन को टच करते हैं और इनर एंड से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को टच करते हैं। एक बार मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, ये जो आउटर जो होता है इनका आउटर एंड जो इनका होता है उससे लोग सेल मेम्ब्रेन को प्रेजेंट करते हैं, टच करते हैं। अभी सेल मेम्ब्रेन में बता चुका हूँ क्या होता है, तो ये सेल मेम्ब्रेन को टच करते हैं और इनर से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये आपको न्यूक्लियस दिख रहा है ना, इसके बाहर ये आपको मेम्ब्रेन दिख रही है, ये जो आपको दिख रहा है ना मेम्ब्रेन, यहाँ पर ये रहा, ये बीच में गैप है ना, ये रहा मैम। अभी इसके बारे में न्यूक्लियस के बारे में और अच्छे से बात करेंगे, हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये आउटर एंड से जो होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट मतलब टच करता है और अंदर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में टच करता है। ये इसकी लोकेशन हो गई, ये नियर द जो हमारा न्यूक्लियस है प्रेजेंट होता है। और इसके बारे में बात करें, अरे भाई इसका काम क्या है, अब जो चीज़ है उसका कुछ ना कुछ काम ज़रूर होगा। तो ये क्या करता है, ये एक जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना मटेरियल्स का, उनके लिए पाथवे के रूप में काम करता है। जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं लोग इधर से उधर, जो इनको मटेरियल भेजना होता है उसके लिए ये पाथवे एक तरीके से पाथ बन के उनकी मदद करता है। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें, अगर आपको इंग्लिश में इसको लिखना होगा तो आप लिख सकते हो कि ये करता है सर्व एज द पाथवे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल। आप ये लिख सकते हो अपने एग्जाम के अंदर अगर इसका फंक्शन पूछा जाता है। रफ़ और स्मूथ जो होता है उसमें डिफरेंस बहुत बार पूछा गया है, रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या अंतर है। तो आप बता सकते हो कि रफ़ के ऊपर राइबोसोम्स होता है और जो स्मूथ होता है उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होता है। ओके, आई होप कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी तैयार होगा, एकदम अच्छे से आपको आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे खतरनाक सेल ऑर्गेनेली जिससे खुद सेल भी डरता है, जी हाँ, तो उसका नाम है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स से सेल खुद डरता है। अब ऐसा क्या है लाइसोसोम्स के अंदर, तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, ये एक तरीके से क्या डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो आपका फॉरेन सब्सटेंस, मान लो ये सेल है, अब यहाँ पर से कोई फॉरेन सब्सटेंस आ रहा है, कोई फॉरेन सब्सटेंस यहाँ से आया, ये इसके अंदर आ रहा है, लेकिन लाइसोसोम्स ने क्या किया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर वो डिस्ट्रॉय कर देता है तो भाई सेल की जान बच गई, उसका लक अच्छा होगा। बट अगर लाइसोसोम्स जो हैं सेल के अंदर प्रेजेंट, वो लाइसोसोम्स एक ऑर्गेनेली है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, अगर उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है तो अच्छी बात है। बट अगर लाइसोसोम्स नहीं डिस्ट्रॉय कर पाता है और सेल जो होती है उससे इन्फेक्ट हो जाती है, तो क्या करता है लाइसोसोम्स, उसी अपनी पूरी सेल को क्या मतलब ब्लास्ट अपने आप जो अपनी सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। ताकि अब वो डिस्ट्रॉय क्यों करता है, ये वाला भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो लाइसोसोम्स होता है वो अपनी ही सेल को डिस्ट्रॉय क्यों करता है। तो इसका आंसर ये है कि जब वो सेल इन्फेक्ट हो जाती है तो लाइसोसोम्स अपनी ही जो सेल होता है अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर लेता है, क्योंकि उस सेल की वजह से कोई दूसरी सेल इन्फेक्ट ना हो पाए। आई होप कि लाइसोसोम्स भी आपका क्लियर होगा। अब हम लोग प्लास्टिड्स के बारे में बात करते हैं। ओके, तो जो हमारा प्लास्टिड्स होता है वो एनिमल में नहीं प्रेजेंट, वो केवल और केवल प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अभी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये प्लास्टिड्स जो होता है एनिमल सेल के अंदर, आपके एक डिफरेंस आ जाता है कि आपको डिफ्रेंशिएट करो कि एनिमल और प्लांट सेल के अंदर क्या डिफरेंस है। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि उसका सेल थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने उस वीडियो में भी बताया था। तो इसके बाद एक और वीडियो मैं आपके लिए बनाऊँगा, आज ही अपलोड कर दूँगा या कल वो वीडियो अपलोड हो जाएगी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो प्लास्टिड्स क्या होता है, ये केवल और केवल प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ज़रूरी नहीं है प्लास्टिड जो होता है वो केवल प्लांट सेल के अंदर होता है। ये आपका ज़रूरी नहीं है कि इसका कोई पार्टिकुलर शेप हो। ये हमारा ओव्यूल भी हो सकता है, स्पेरिकल भी हो सकता है और डिस्क शेप का भी हो सकता है। अब इसके डिपेंडिंग अपॉन द कलर ये जो होते हैं 3 तरीके के होते हैं प्लास्टिड्स। अब कौन कौन से कलर ये प्लास्टिड्स होते हैं, एक हमारा ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा हमारा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा हमारा होता है क्लोरोप्लास्ट। हाँ, क्लोरोप्लास्ट। तो चलिए अब एक एक करके ये जो तीनों हैं इनके बारे में स्टडी करते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट हमारा वाइट मतलब इसको कलरलेस कह सकते हैं, कलरलेस प्लास्टिड्स होता है जो जिसके पास कोई भी अपना पिगमेंट नहीं होता है। तो इसका काम फिर क्या होता है, ये क्या करता है, ये इसका फंक्शन सुन लीजिए, ये एग्जाम में पूछा गया है ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या है। ये क्या करता है, ये स्टोर करता है स्टार्च को, जो स्टार्च होता है उसको ये वाला प्लास्टिड्स ल्यूकोप्लास्ट अपने अंदर स्टोर करता है। और ये जो पोटैटो के सेल होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा ल्यूकोप्लास्ट होता है, मतलब इनके अंदर सबसे ज़्यादा स्टार्च होता है। तो अब अगले वाले के ऊपर बढ़ते हैं। अगला है हमारा क्रोमोप्लास्ट। जो हमारा क्रोमोप्लास्ट होता है वो क्या करता है, वो ज़्यादातर जो कलर प्लास्टिड्स होते हैं वो हमारा क्रोमोप्लास्ट होता है। ये मोस्टली क्या पेटल ऑफ फ्लावर में प्रेजेंट होता है और क्या ये हमारे फ्रूट्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। और जितना कलरिंग सब्सटेंस होता है ना, ये क्रोमोप्लास्ट जो होता है हमारा ये वाला प्लास्टिड्स जो होता है क्रोमोप्लास्ट, ये उन्हीं के अंदर प्रेजेंट होता है। ये पेटल्स ऑफ फ्लावर में भी प्रेजेंट होता है यही वाला प्लास्टिड, इस वजह से वो कलरफुल रहते हैं। अगला प्लास्टिड से हमारा क्लोरोप्लास्ट मतलब जो ये इसका फंक्शन में नाम ही सुन के याद आ रहा है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल याद आ रहा है ना, इसको 2-3 बार बोलो तब क्लोरोफिल निकल रहा है, मतलब याद आ रहा है, क्लोरोफिल की याद आ रही है इसके साथ में। तो अब क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल जो होता है ये वाला प्लास्टिक क्लोरोफिल से ही रिलेटेड है। ये हमारा जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। और इसका फंक्शन ये प्रेजेंट कहाँ होता है, प्लांट के अंदर। और जो ये जितने प्लास्टिक्स हैं सब प्लांट ही के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इसका फंक्शन की बात करें तो ये जो सनलाइट है इसको स्टोर करता है, ट्रैप कर लेता है और जो CO2 है उसको एब्जॉर्ब करता है। अब आपको एक राज की बात बताऊं, ये एग्ज़ाम में MCQ में बहुत बार आया है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट वो अपना खुद का DNA कंटेन करता है और कैपेबल होता है डिवीज़न के लिए, वो डिवाइड कर सकता है। मतलब इसके अंदर इसका खुद का DNA है। अभी तक हमने पढ़ा है सेल न्यूक्लियस के अंदर DNA होता है सेल का, बट ये वाला प्लास्टिड्स के पास खुद का एक DNA है और ये डिवाइड कर सकता है। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास भी खुद का DNA है और वो भी डिवाइड कर सकता है। पहले ये माना जाता था कि ये माइटोकॉन्ड्रिया एक तरीके से, जैसे अभी हम लोग सेल को मानते हैं ऐसे सेल की तरीके से ये काम करा करता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता उसके अंदर एवोल्यूशन हुआ और माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनली बन गया और एक खुद सेल के अंदर पैक हो गया। तो ये थे हमारे साइटोप्लाज्म के बारे में। हमारा एक और बचता है जिसका नाम है वैक्यूल। तो वैक्यूल जो होते हैं, क्या इनका काम क्या होता है, वैक्यूल हमारा फूड को स्टोर करता है, फूड मटेरियल जो होता है उसको स्टोर करता है। अभी आप फूड मटेरियल स्टोर करता है तो हमको तो फूड मटेरियल स्टोर करने के लिए सेल में इतनी ज़रूरत है नहीं, हमारे पास टू मच है। तो ये क्या होता है, अपना जो एनिमल सेल में बहुत क्वाइट स्मॉल होता है, बट जो एनिमल सेल में, जिसके अभी यहाँ देखो आपको बहुत छोटे छोटे दिख रहे होंगे, बट अगर हम लोग प्लांट सेल की बात करें तो ये देखो, ये जो आपको ये वाला दिख रहा है ना पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका क्या है, ये आपका वैक्यूल ही है। क्योंकि प्लांट को भाई ज़्यादा वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, फूड बनाएंगे, स्टोर करेंगे, तभी तो हम प्लांट से लेते हैं, इसलिए प्लांट को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। इस वजह से प्लांट में बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये इतने बड़े होते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है उसको भी साइड में हटा देते हैं और सब जगह लेकर खुद ही बैठ जाते हैं। तो बाकी अभी हमारा न्यूक्लियस बचता है। तो अभी वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है, तो न्यूक्लियस का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अभी इसी के साथ मैं उस वीडियो को भी अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैं आपको न्यूक्लियस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में एक तरीके से 99% चांस है आने का। तो अब ये वीडियो लंबी हो रही है, वरना मैं इसी वीडियो में उसको कंक्लूड कर लेता। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, इसके पार्ट 3 में, और पार्ट 3 में ये वाला आपका सेल का पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।